नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप जुड़ चुके हैं पटनेर पोस्ट के साथ एक ऐसे शो में जिसका नाम है डियर लीडर। डियर लीडर में आज हमारे मेहमान हैं हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक गणेश राज बंसल, जिनके बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। कैसे करके दिखाते हैं, ये सारी बातें आज हम उनसे साझा करने वाले हैं। विधायक के तौर पर पहला इंटरव्यू है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपकी पूरी टीम को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गणेश राज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 2 दशक पहले, याद कीजिए 2004 में, जब आप वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ते हैं बतौर पार्षद के लिए, नगर पालिका सदस्य के तौर पर, लेकिन चुनाव में आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आप हार जाते हैं। लेकिन 19 साल के बाद 2023 में आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं विधानसभा में और अच्छे मतों से बीजेपी और कांग्रेस को आप ध्वस्त कर देते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? जहाँ साहब 2004 में मैंने वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा था। उस समय मेरे चुनाव लड़ने के दौरान विरोधियों के द्वारा मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस का दबाव बनाया। उस कारण से मुझे हनुमानगढ़ से बाहर रहना पड़ा। वह चुनाव मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा चुनाव लड़ा गया। उसमें मैं दुर्भाग्य से हार गया। उसके पश्चात जनता की सेवा की और 2019 में सभापति चुना गया। सभापति चुनने के बाद में मैंने शहर में बिना किसी भेदभाव से विकास कार्य करवाए और शहर के परिदृश्य को बदलने के लिए पूरी मेहनत की। आज शहर आपके सामने है। इसी का ही परिणाम है कि हनुमानगढ़ विधानसभा के मतदाताओं ने मेरे विकास को देखते हुए और मेरी सोच को देखते हुए मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिताकर विधानसभा में भेजा। देखिए, हनुमानगढ़ विधानसभा का जब हम पिछला इतिहास देखते हैं तो कम से कम 50 साल का अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर यही है कि परिवार 2 परिवार पे टिका था। एक लीलावाली परिवार और एक जिसको हम जोरकियां परिवार आप कह सकते हैं, डॉक्टर राम प्रताप जी का। और 2 स्थापित राजनेताओं को हराना, बुरी तरह से हराना, एक को सेकंड और दूसरे को थर्ड पोजीशन दिलाना कितना मुश्किल था? जहाँ साहब आदमी अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी जनता जनार्दन है। इस बार जनता बदलाव के मूड में थी और वंशवाद के विरुद्ध थी, तो विकास के साथ थी। ये दोनों परिवारों के अंदर जो राजनीति घूम रही थी, भी एक बार वो और एक बार वो, ये इन्होंने बारी बांध रखी थी। आम जनता इनसे त्रस्त थी, इनके परिवारवाद से त्रस्त थी। इस कारण से इस क्षेत्र में विकास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इनकी यही सोच थी कि जनता विकास को वोट नहीं देती है, जनता अपने लड़क को वोट देती है। लेकिन इस बार जनता जनार्दन ने बता दिया कि किसी की बपोती नहीं है राजनीति। उन्होंने विकास का साथ देते हुए इस बार बदलाव किया और इन दोनों परिवारों को जनता ने पटड़ी देकर इन्हें इनकी असलियत दिखाई है। आपने पूर्व विधायक जो 4 बार विधायक रहे कॉमरेड शोपत सिंह, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा। यानी पहला निर्दलीय विधायक वही थे हनुमानगढ़ में, और उसके बाद मुझे लगता है कि आज तक कोई निर्दलीय विधायक बना नहीं यहाँ पर। तो और जो जनपुरोधा माने जाते हैं शोपत सिंह जी, उनका रिकॉर्ड तोड़ना कितना आपके लिए अनुकूल है? क्या मानते हैं इस बात को आप? कॉमरेड शोपत सिंह जी इस इलाके के किसानों के मसीहा और मजदूरों के साथी नेता थे। मैं उनको नमन करता हूँ। और शोपत सिंह जी का जहाँ तक रिकॉर्ड तोड़ने की बात है, वो तो मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो आज जनता ने जो संदेश दिया है और जो मुझे जीत दिलाई है, उसमें अगर शोपत सिंह जी का कोई रिकॉर्ड टूटा है तो वो जनता जनार्दन के द्वारा ही ये कार्य किया गया है। बाकी शोपत सिंह जी के जो व्यक्तित्व है उसको कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। शोपत सिंह जी
बिल्कुल जननेता रहे हैं और आज के बाद अब तक जो है ना वही है कि जननेता के तौर पर विधायक की बात करें तो उनका नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक रिकॉर्ड और आपने तोड़ा है, गैर जाट की बात करें। देखिए, जातीय व्यवस्था अलग चीज़ है, हम लोग जातिवाद का समर्थन नहीं करते, संविधान भी समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी राजनीति होती है तो जातीय आधार पर ही समीकरण तय करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ। लेकिन हनुमानगढ़ की जो सीट है वो कहा गया कि वे जाट बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर मुद्दे भी खूब उभरते रहते हैं। तो पहले विधायक थे गैर जाट की अगर बात करें तो बृज प्रकाश गोयल, और दूसरे विधायक हैं गणेश राज बंसल। तो गोयल साहब का भी रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, क्या कहना है? झा साहब, जो गोयल साहब 1967 में यहाँ से विधायक बने, उसके पश्चात उन्होंने शहर का विकास किया, शहर में कई संस्थाएं स्थापित की। उनके राजनीति से हटने व उनके निधन के पश्चात यहाँ की सीट पर पिछले 50 वर्ष से 50-60 वर्ष से जाट मतदाता ही, जाट वर्ग का ही प्रत्याशी यहाँ से दोनों पार्टियों से जीत रहा है। भले ही वो कांग्रेस जीते या भले ही बीजेपी की जीते या भले ही कांग्रेस से जीते, जाट प्रत्याशी जीतता रहा, क्योंकि सभी पार्टियों की यही धारणा थी कि यहाँ पर जाट मतदाता अधिक हैं, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,97,000 मतदाताओं में मात्र 35,000 ही जाट मतदाता है। लेकिन दोनों पार्टियां इस भूल में थी कि यहाँ पर ये जाट बहुल क्षेत्र है। इस बार जनता ने बता दिया कि ये क्षेत्र जाट बहुल क्षेत्र नहीं है और जातिगत के आधार पर जो राजनीति है वो भी सही नहीं है। इस बार अन्य जातियों ने इकट्ठे होकर सभी ने मुझे जीत हासिल कराई है। मैं सभी मेरे सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए अब कुछ बात करते हैं चुनाव परिणाम की बात करें कि हमने देखा कि 19 राउंड में 2-3 राउंड को अगर हम छोड़ दें अपवाद के रूप में, तो हर राउंड में आप आगे रहे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से आप आगे रहे, सबसे ज़्यादा वोट आपको मिला है। कितना मुश्किल और कैसे आसान किया था इस चीज़ को आपने? ये हमने तो जनता के सामने जाके निवेदन किया, इसे हमारी जीत को आसान तो जनता ने ही किया है। जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें हमारी पहले पकड़ कम थी, लेकिन जो हमने शहर में विकास करवाए उन विकास कार्यों को ग्रामीण तक भी उसकी गूंज हुई। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को ने यह सोचा कि जो व्यक्ति शहर में इतना विकास करा सकता है तो भविष्य में वो ग्रामीण में भी विकास करवाएगा। वो विकास को तवज्जो देकर आम जनता ने ही यह जीत हमें हासिल करवाई है। पहले 3 राउंड में मैं भाजपा प्रत्याशी से 2200 मत पीछे था, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र था उसमें हम अपने वोट बहुत ही कम मान के चल रहे थे। लेकिन जब 3 राउंड में मैं 2200 वोट पीछे रहा तो मुझे उसी समय ये हो गया था कि अपनी जीत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आगे शहर स्टार्ट हो रहा था और शहर के मतदाताओं ने मुझे खूब लीड दी। मैं शहर की जब सीमा से बाहर निकला तब 18,000 मतों से मैं भाजपा प्रत्याशी से आगे था। बाद में आगे लीड करते करते 9700 वोट की मुझे जीत हासिल हुई। ये सब जनता जनार्दन के द्वारा किया गया है, मैंने सिर्फ प्रयास किया है। एक मैनेजमेंट की बात है, देखिए चुनाव भी एक मैनेजमेंट है, क्योंकि हम लोग कई बार बात करते हैं, जब विश्लेषण भी करते हैं तो देखते हैं कि अब जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो पूरा कॉर्पोरेट घराने के हिसाब से सब कुछ मैनेज हो रहा है। जनता तक कैसे पहुंचना है, किन मुद्दों के साथ पहुंचना है, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। जो मोदी का स्टाइल है प्रधानमंत्री के तौर पे, हमने देखा कि 2014 का जो चुनाव था उन्होंने एक नारा दिया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। पैटर्न आपने भी वही अपनाया, मेरी आवाज़ गणेश राज, यानी हर आदमी के दिमाग में दिल में आपने बिठा दिया कि गणेश राज भी कोई है नेता। तो ये लोग जब तुलना करने लगे हैं हनुमानगढ़ में कि हनुमानगढ़ का मोदी कौन है, तो कहते गणेश राज बंसल। कैसा लगता है सुन के आपको? झा साहब, बिल्कुल हमने 1 साल पहले इस क्षेत्र में अपने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। हमने सबसे पहले जो SC वर्ग व मूल OBC वर्ग के व्यक्तियों को साधा, जो कि सदैव इस राजनीति में अछूते रहे हैं, उन्हें अछूत माना जाता रहा था। हमने सबसे पहले उन्हें साधा। उसके अलावा जो युवा वर्ग
जो आज बेरोजगार होने के नाते पीड़ित है, फर्स्ट टाइम वोटर, उन सभी को साधा और उन्हें अपने विकास के बारे में बताया और इस क्षेत्र के भविष्य के विकास के बारे में बताया। और सोशल मीडिया पर भी, फेस टाइम पर, इंस्टाग्राम पर भी खूब प्रचार हुआ। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी जिस तरीके से चुनाव मैनेज करके लड़ते हैं, उसी का अनुसरण हमारे द्वारा किया गया और हमने घर घर अपने विजिटिंग कार्ड पहुँचाए और घर घर तक हमारे अपनी गूंज पहुँचाई। जो गाँवों में पहले बिचौलिया प्रथा चल रही थी, जो एक गांव के 2-4 व्यक्ति बिचौलिए बन के सारे गांव का प्रतिनिधित्व करते थे, उन बिचौलियों को इग्नोर किया गया और प्रत्येक मतदाता से यह आह्वान किया गया कि बिचौलिया प्रथा खत्म करके आप सीधे आएँ, सीधे अपने काम बताएं और सीधे अपने काम करवाएं। ये हमने अपना प्रचार किया। उसी का परिणाम है कि जनता जनार्दन ने बिचौलिया प्रथा खत्म करते हुए और वंशवाद को खत्म करने के उद्देश्य से ये जीत मुझे हासिल करवाई। पिछली बार जब आप सभापति बने थे तो कहा जाता है कि भाई तत्कालीन विधायक चौधरी विनोद कुमार का बड़ा समर्थन था आपको। आप भी कई बार उनकी काफ़ी गुणगान भी करते थे, धन्यवाद करते थे बार बार। चुनाव जीतने के बाद यानी विधायक बनने के बाद कभी मुलाकात हुई उनसे? बिल्कुल, विनोद जी की हम आज भी इज्जत करते हैं। चुनाव लड़ना अलग बात है। विधानसभा के चुनाव जीतने के पश्चात मैं विनोद कुमार जी के पास, हमारे वर्तमान सभापति सुमित जी रणमा को साथ लेकर मैं उनके घर गया था। उससे मैं मुलाकात करके आया हूँ। उन्होंने भी अच्छा महसूस किया, उनके पूरे परिवार ने अच्छा महसूस किया। किसी प्रकार की हमारे में कोई आपस में असमझ नहीं है। हमारे में समझ है, वो हमारे नेता रहे हैं और नेता रहेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जब एक तरफ तो भाजपा का समर्थन किया आपने, किया है, बिल्कुल और भाजपा का समर्थन किया, लेकिन जो भाजपा प्रत्याशी रहे यहाँ पर, उन्होंने आपके निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दे दी। क्या कहते हैं आप? जो भाजपा प्रत्याशी हैं, वो जो जनता ने उन्हें हार का संदेश दिया, उस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। इस कारण से जब जनता ने उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें उचित नहीं समझा विधानसभा में भेजने का, तो वो कोर्ट के माध्यम से मेरे चुनाव को अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। जबकि किसी प्रकार की कोई कमी हमारे नाम निर्देशन पत्र में नहीं है। वो कह रहे हैं कि तथ्यों को छुपाया है आपने। जो नाम निर्देशन पत्र में दस्तावेज मांगे गए थे, वो दस्तावेज दिए गए हैं। अब ये उनकी सोच है या उनका ये विचार है कि साहब हमने तथ्य छुपाए हैं, वो माननीय न्यायालय तय करेगी। तो कुछ काम हमने देखा है कि जैसे अब तो 3 महीने का कार्यकाल अभी बीता है आपका, मेरे ख्याल 3 महीने हुए अभी जीतने के, और इस बीच में जब आप भाजपा का समर्थन करते हैं तो आपने जनता के साथ साथ भाजपा का भी मन मोह लिया है। क्योंकि कुछ तरह इस तरह के कारनामे हैं, कारनामे का मतलब एक पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने जो काम करवाया, जैसे खूब सारे तबादले हुए, उसको आपने निरस्त करवा दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सी भी चल रही है, लेकिन पहला सवाल यह है कि भाजपा का मन आपने मोह कैसे लिया? मुझे जब चुनाव में विजयश्री हासिल हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा मेरे से संपर्क करके समर्थन मांगा गया। मेरे द्वारा क्षेत्र के विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया और हमारे माननीय भजनलाल जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं के सानिध्य में व प्रदेशाध्यक्ष जी के सानिध्य में मेरे द्वारा समर्थन पत्र दिया गया। जिस समय प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी साहब को समर्थन पत्र मैंने सौंपा तो मेरी फ़ोटो खींचने वाले भी माननीय भजनलाल जी थे। क्या बात है! तो भजनलाल जी जानते हैं कि मेरे द्वारा किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरा हर बात का आदर करते हैं। मैं जो भी निवेदन करता हूँ, विकास के बारे में निवेदन करता हूँ या शहर के विकास के बारे में मैं करता हूँ, उस कारण वो मेरा आदर करते हैं और वो मेरे प्रति वो मोह रखते हैं। इस कारण से वो मैं
ये सारे कार्य संपन्न हुए। नहीं तो भजन लाल जी के साथ पहले से आपकी मुलाकात हो चुकी है या मुख्यमंत्री बनने के बाद ही? नहीं, मैं 4 दिसंबर को जब समर्थन पत्र सौंपा, पहली मुलाकात थी वो। उस समय भजनलाल जी से पहली मुलाकात थी। हम्म, उस समय माननीय भजनलाल जी को भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने बनेंगे। वाले हैं। उस समय वो सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक। मात्र विधायक थे। चलिए कि नगर परिषद की बात कर लेते हैं कि आप जब विधायक बन जाते हैं तो उसके बाद एक नया समीकरण तैयार होता है नगर परिषद में। पहले वो कांग्रेस का बोर्ड होता था, अब वो भाजपा का है या कांग्रेस का है पता नहीं चल रहा है। तो आपके हिसाब से जब चूंकि 59 पार्षद हैं अभी वर्तमान में, 59 में से 53 पार्षद आपके साथ हैं जो जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव में सामने आया। तो इस 53 पार्षद जब एकजुट हैं तो वो बोर्ड किसका है? अभी वर्तमान में जो सभापति नियुक्त किए हुए हैं वो सुमित रणवा जी हैं, और ये सभापति भी माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के निर्देश से बढ़ाए गए हैं। और इस समय जो बोर्ड है ये भाजपा समर्थित बोर्ड है। समस्त भाजपा के जो पार्षद हैं वो भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के जो पार्षद थे वो भी इस समय भाजपा की विचारधारा के हैं। इसी कारण से शहर का विकास भी हो रहा है, क्योंकि सभी की लंबी सोच से चल रहे हैं, कोई एक पार्टी की सोच से नहीं चल रहे। सभी शहर के विकास को तवज्जो देते हुए पार्षद चल रहे हैं। इसी कारण से 53 वोट उपाध्यक्ष के प्रस्ताव में, अविश्वास प्रस्ताव में विरोध में उनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आए। और इस समय जो बोर्ड है वो भाजपा समर्थित बोर्ड है। अब ये तबादलों की राजनीति शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि नगर परिषद में काफ़ी संख्या में भाजपा नेता अमित साहू की बात करें या पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की बात करें, उन्होंने खूब सारे तबादले करवाए। सबको, किसी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप जाते हैं, एक नई लिस्ट लेके आते हैं जिसमें सारे तबादले निरस्त हो जाते हैं। अब सवाल ये शुरू हो गया कि क्या ये 4-5 साल अब यही कंट्रोवर्सी चलेगी? वो करेंगे तो आप विरोध करेंगे, आप करेंगे तो वो विरोध करेंगे, तो आपस में सामंजस्य आप लोग नहीं बना सकते? देखिए झा साहब, जो भाजपा प्रत्याशी रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के पिता, व भाजपा प्रत्याशी के भाई, व भाजपा प्रत्याशी खुद इस समय अपनी हार को न पचाने की वजह से इस क्षेत्र के विकास को भी अवरुद्ध करना चाहते हैं। उन्हें इस समय अपने और पराये की कोई जानकारी नहीं है। उनका सिर्फ उद्देश्य है भाई हमें लोगों की रड़क निकालनी है कि हम हार गए, लोगों ने हमें हरा दिया। वो भाजपा के जो उनके साथ से 35-35, 40-40 साल से लगे हुए थे और वर्तमान में पार्षद भी हैं, उनका भी वो विरोध करते हुए उन्हें भी व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि नगर परिषद से जो 15-16 ट्रांसफर इनके द्वारा करवाए गए और उन्हें अल्प वेतन भोगियों को जो दूर दराज के क्षेत्रों में पद स्थापित करा के आदेश करवाए गए, ये मात्र उनकी एक ओछी सोच की सोच है। जबकि उनके स्थान पर इनके पास लगाने के लिए एक भी कर्मचारी नहीं था। अगर ये शहर के विकास को अवरुद्ध नहीं करना चाहते तो उन कर्मचारियों की जगह पर इन्हें दूसरे कर्मचारी पद स्थापित करवाने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ उन्हें दूर दराज क्षेत्रों में पद स्थापित करवाना ये इनकी अच्छी सोच नहीं है, शहर का विकास अवरुद्ध कराने की सोच है। तो मेरे द्वारा इन स्थानांतरणों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से निवेदन किया गया। उनके द्वारा स्वास्थ्य शासन मंत्री को कहकर पुनः ये तबादले निरस्त करवाए गए और शहर के विकास को गति दी। और जो हमारे अल्प वेतनभोगी कर्मचारी थे वो इस दूर दराज के क्षेत्र से बचकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। चलिए, अब विधानसभा में तो जो आपने विधायक भाजपा को समर्थन दे ही दिया है, तो क्या अब लोकसभा चुनाव भी आने वाला है तो उसमें भी आप भाजपा का समर्थन करेंगे? लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी तो बिल्कुल मैं उसका भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा और भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी का साथ देंगे। चलिए, विधायक के तौर पर इलाके के विकास को लेकर क्या कुछ विजन तैयार किया है आपने कि भाई हमें ये करना है इलाके की खुशहाली के लिए, विकास को लेकर? अभी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के निर्देशन में सरकार शुरू हुई है। तो
अभी लोकसभा चुनाव की आगे हम्म, आचार संहिता लगने वाली है। हम्म, अभी आगे में अभी 2 महीने जो हैं वो लोकसभा चुनाव में लग जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पश्चात पुनः केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने जा रही है। हम्म, तो जब केंद्र में व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो निसंदेह विकास को गति मिलेगी। और हम भी ये सोचते हैं कि राजस्थान में केंद्र सरकार से बजट आएगा और वो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों से इस क्षेत्र में भी मिलेगा। और इस क्षेत्र में जो भी विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास नगण्य है, उस ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी करवाया जाएगा। जो जो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को चाहिए उनमें वृद्धि करके विकास करवाया जाएगा। गणेश राज जी, अभी विधानसभा में जो आपका पहला भाषण था बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और आपने बड़े संजीदगी के साथ टू द पॉइंट बात की थी और यूं लग रहा था कि वास्तव बहुत ही आप परिपक्व राजनीतिज्ञ की भूमिका में नजर आए थे आप, जो बिल्कुल तटस्थ भूमिका थी, ना भाई कांग्रेस न बीजेपी, जो एक निर्दलीय विधायक का जो होना चाहिए भाषण वो आपने दिया था। कितनी तैयारी करते हैं भाषण को लेकर, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है गणेश राज जी भाषण भूषण में ज़्यादा भरोसा नहीं करते, बहुत अच्छा भाषण नहीं करते हैं, लेकिन वो भाषण बड़ा मज़ेदार था, बहुत ही दिलचस्प था। तो अब सवाल ये उठने लगा कि अब भाषणबाजी में भी भरोसा करने लगे हैं गणेश राज जी। जहाँ साहब मुझे विधानसभा में बोलने के लिए 7 मिनट का समय मिला था, उस 7 मिनट के समय में मैं 6 मिनट का ही सदुपयोग कर पाया। जो विधानसभा में मेरे द्वारा बोला गया उसमें मेरे द्वारा यही संदेश दिया गया कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को कोसने की बजाय नहीं, बहुत अच्छा भाषण था आपका, बिल्कुल क्षेत्र की जनता के बारे में सोचें। भाई क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, बिल्कुल बिल्कुल वो क्षेत्र का विकास चाहती हैं। पार्टी कोई भी हो, आम जनता की आवाज़ उठनी चाहिए और आम जनता को विकास होना चाहिए और आम जनता को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सहज प्राप्त होनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाषण था आपका निश्चित रूप से। लेकिन चलिए एक स्पिनिंग मिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे हनुमानगढ़ को लेकर। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर हज़ारों लोगों को रोजगार मिले, और एकमात्र हमारी मिल थी जो बंद हो गई। अब आप विधायक बन गए हैं, आपके पास ये जिम्मेदारी है, इसको लेकर क्या पहल कर रहे हैं आप? जहाँ साहब स्पिनिंग मिल के बारे में हमने पूरा इसका बायोडाटा लेकर हमने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है, उसका जवाब आने वाला है। मेरा प्रयास है, मैं मिला हूँ सहकारिता मंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी लिख के दे के आया हूँ। और लोकसभा चुनाव के बाद में जब बजट पेश होगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे इस क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी ये स्पिनिंग मिल है इसे चालू करवाया जाए। इसका जो जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है अभी सहकारिता विभाग ये कह रहा है कि साहब इसे पुनः स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि जो पूर्व में जो मशीनरी थी वो बंद रहने से जीर्ण शीर्ण हो गई है, वो पुनः स्टार्ट नहीं होगी। इस कारण से नई मशीनरी लगानी पड़ेगी। लेकिन राज्य सरकार अगर सोच हो तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आगामी प्रस्तुत होने वाले बजट में स्पिनिंग मिल को स्टार्ट करने के लिए बजट रखाया जाए। और देखिए हनुमानगढ़ में बहुत सारी समस्याएं होंगी जिसका समाधान भी आप करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि दो बड़ा इशू है यहाँ पर। एक तो नशा, युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई है, कई परिवारों में तो अब कोई वारिस ही नहीं रहा, क्योंकि दो बेटे हैं दोनों ही मौत के आगोश में चले गए। नशा सबसे बड़ा मुद्दा। और एक जो हमारे जैसों और हम सब के लिए है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ से जो प्रदूषण का जो फैलाव होता है बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे सिविल लाइन्स एरिया है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, या अपना नई खुंजा का इलाका है, बहुत या जोड़कियाँ, सारे प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रदूषण रोकने के लिए और नशा रोकने के लिए बतौर विधायक आपकी क्या प्लानिंग है? जहाँ साहब नशा इस समय बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और जो मेडिकेटेड नशा है वो घर घर पर हो गया है। ये बिल्कुल ही सोच का विषय है, हमारे देश का भी ये विषय है। आज का युवा वर्ग जो है इस नशे की गर्त में जाकर अपने खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार का धन भी बर्बाद कर रहा है और अपने जान को भी जोखिम में डाल रहा है। ये बहुत जरूरी है कि पुलिस इसके बारे में सख्ती करे। मेरे द्वारा
अभी वर्तमान में जो हमारे युवा पुलिस अधीक्षक पदस्थापित हुए हैं, उन्हें भी जाकर इस बारे में कहा गया है कि आप जो इस क्षेत्र में जो बीट के अधिकारी लगे हुए हैं, जो बीट के अधिकारी उस क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनके एक एक चीज़ की जानकारी होती है, तो उनको यही निवेदन किया गया है कि जो ये बीट अधिकारी हैं, क्या इन्हीं के निर्देशन में या इन्हीं के समर्थन से ये नशा बिक रहा है, इस बारे में आप देखें और इस बात का पता करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीट अधिकारी भी दोषी हैं। तो अगर बीट अधिकारी जानकारी लेकर और इस नशे को रोकने के लिए सख्त रहेंगे तो निसंदेह ये नशा जो है यहाँ से ख़त्म होगा। हमारे जो एसपी साहब हैं, युवा हैं और ईमानदार अधिकारी हैं, उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में नशे को हटाने के लिए सख्ती करेंगे और ये नशा की प्रवृत्ति दूर होगी। और जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, प्रदूषण के बारे में यहाँ के प्रदूषण के अधिकारियों को भी पाबंद किया गया है कि जो दूषित पानी फैक्ट्रियों से निकलता है उसे भी ट्रीटमेंट करके आगे कृषि योग्य करके उसको सप्लाई किया जाए। लेकिन अभी तक इस बारे में उनकी कोई नीति नहीं है, तो मेरे द्वारा शीघ्र ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी से मिलकर इस बारे में सख्ती करवाई जाएगी। और एक आखिरी सवाल कि अभी ये जो कृषि प्रधान जिला है और दोनों जिले की बात करें, हनुमानगढ़ और गंगानगर की, तो किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो बतौर विधायक आप क्या कहते हैं किसान आंदोलन पर, किसानों को लेकर? जो इस समय किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग जहाँ तक मैं समझता हूँ जायज़ है, क्योंकि जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, दिन रात मेहनत करके वो अन्न उगाते हैं और आम नागरिक को वो अन्न उपलब्ध हो रहा है, उसमें वह अपना पेट भर रहे हैं। उनकी जो उत्पादित अन्न की अच्छी कीमत नहीं मिलती तो उससे किसान वर्ग पीड़ित है, क्योंकि किसान भी ये चाहता है कि उसकी जो जिन्स है उसको अच्छी तरह से बिक्री हो और वो भी अपने परिवार का अच्छे से पेट पाल सके। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार को हमारे किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए और जो उनकी एमएसपी की मांग है वो एमएसपी की मांग को जायज़ ठहराना चाहिए और उन्हें इनका जो जिन्स का रेट है वो देना चाहिए। मैं किसानों के जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं भी उनके इसमें साथ हूँ। ये है गणेश राजबंसल जो हनुमानगढ़ के विधायक हैं और पिछले 3 महीने में इन्होंने जो उपस्थिति दर्ज करवाई है बहुत ही सकारात्मक है और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से हनुमानगढ़ का जो विकास है वो सुनिश्चित करें। अगले सप्ताह किसी और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।